हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, इस समय जो है हम हिंदी में समास की क्लासेस ले रहे हैं। आज हमारा है तत्पुरुष समास। इससे पहले हमने समास के बारे में और अव्ययी समास को हम जान लिया था, अव्ययी भाव को हमने जान लिया था। आज हम देखेंगे तत्पुरुष समास को। तो ये समास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं सीधे तत्पुरुष समास की बात। तो तत्पुरुष समास जो है इसको हम क्या कहते हैं? परसर्गी समास भी कहते हैं। एक नाम इसका और है, क्या कहते हैं? परसर्गी समास। परसर्गी समास। परसर्गी समास कहते क्यों हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि इसमें जो उपभेदों में हमारे कारक चिन्ह आते हैं। ओके, कारक चिन्ह वैसे कहाँ से होते हैं? कर्ता से संबोधन तक होते हैं, कुल मिला के 8। लेकिन हम जो इसमें लेते हैं वो 6 लेते हैं, कर्ता को, और लास्ट में हम संबोधन को नहीं लेते हैं। बाकी कर्म से लेकर ओके अधिकरण तक लेते हैं। तो ये टोटल हम 6 लेते हैं इसमें, इसलिए हम इसको वैसे भी कारक चिन्ह को परसर्ग बोला जाता है। परसर्ग बोला जाता है कारक चिन्ह को, इसीलिए हम इसको परसर्गी बोलते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो सीधे क्या तत्पुरुष समास, इसको क्या बोलते हैं? परसर्गी समास। कर्ता से संबोधन तक वैसे कारक चिन्ह होते हैं आपके, लेकिन कर्ता और संबोधन को हम नहीं लेते हैं। ओके, और ये कर्म से अधिकरण तक हम लेते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? परसर्गी समास। ये याद रखिएगा। ओके, फिर आगे की बात करें तो इसमें और भी ये 6 तो परसर्ग आपके जुड़ जाते हैं, और एक द्विगु समास होता है आपका, और एक होता है कर्मधारय समास, इसी के अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाकर इसके 8 उपभेद हो जाते हैं। ओके, अगर कहीं पूछा जाए कितने उपभेद होते हैं तत्पुरुष समास के, तो 8 उपभेद होते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं सीधे तत्पुरुष के समास के बारे में। द्विगु और कर्मधारय को बाद में देखेंगे, पहले कर्म से अधिकरण तक देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं समास, अच्छे से जानते हैं इसको। चलिए आते हैं क्लास में। चलिए बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तो हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास में जो है उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि बाद वाला पद प्रधान होता है, जो अभी हम आपके उदाहरणों में जान जाएंगे। ओके, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। और इसमें बात करें तो इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है? कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह का लोप। जैसे एक उदाहरण हमने लिया, उदाहरण क्या लिया हमने? राजपुरुष। ओके, इसका हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का पुरुष। राजा का पुरुष। तो कारक यानी कि जब हम राजा का पुरुष का समास बनाएंगे तब का लोप हो जाएगा, इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। पूछा जाता है कि समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, तो ये चीज़ों को याद रखिएगा। अब देखिए, हमने उपभेद लिख लिए हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास अभी हम बाद में लिखेंगे। तो हम देखते हैं, पहले हमने भेद लिखा है क्या? द्वितीय तत्पुरुष। प्रथमा तत्पुरुष इसलिए नहीं लिखा है कि हम इसमें कर्ता कारक को नहीं लेते हैं, इसलिए हमने नहीं लिखा है। तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। कारक कौन कौन से आएंगे? कर्ता कारक को हमने छोड़ दिया। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। इसमें क्या होता है? सीधे सीधे कारक चिन्ह का लोप होता है। हम देखते हैं किसके कारक चिन्ह कौन से होते हैं, फिर आगे देखते हैं। कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? को। आपने देखा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के संबंध में, संबंध का की के, अधिकरण में पेपर, जो सारी चीज़ें आपको लगभग याद होंगी। तो कर्म कारक यानी इसका कारक चिन्ह क्या होता है? को। करण, करण यानी कि से या के द्वारा, दोनों हो जाते हैं इसके। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान का मतलब होता है के लिए इसका कारक चिन्ह होता है, संप्रदान के लिए। अपादान से इसका भी मतलब होता है, लेकिन ये अलग होने के संबंध में होता है ऐसा। ओके, ये अलग होने के संबंध में, ऐसे यहाँ भी से होता है, तो इस से का मतलब होता है कि चीज़ें जुड़ी होना। जैसे हम यहाँ पेन से लिखना, तो हम लिख रहे हैं तो पेन हमसे जुड़ी हुई है, और यहाँ का से का मतलब होता है जैसे पेन गिर जाना, तो यानी हाथ से छूट गई, तो वो चीज़ें अलग हो गई, तो ये हो जाता है अपादान कारक। संबंध का की के, का की के। ओके, और अधिकरण में पर, में पे पर, ये हो गए आपके अधिकरण में। तो ये सारे आपके कारक चिन्ह हो गए, इसको अच्छे से नोट करिएगा, देख लीजिए। ओके, में पे पर, ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये हो गए कारक चिन्ह। अब हम देखते हैं इसमें उदाहरण क्या होंगे। तो सीधे सीधे एक बार हम और देख लेते हैं। पहले ये उपभेद कितने? ये 6 उपभेद हमने यहाँ पे लिखे हैं। द्वितीय तत्पुरुष यानी कि कर्म कारक,
तृतीय तत्पुरुष करण कारक, चतुर्थी तत्पुरुष संप्रदान कारक, पंचमी तत्पुरुष अपादान कारक, षष्ठी तत्पुरुष संबंध कारक और सप्तमी तत्पुरुष जो है अधिकरण कारक। इसके हमने चिन्हों को लिख दिया, ये कारक चिन्ह है आपके, ये इंपॉर्टेंट है आपके, याद रखिएगा। इन्हीं से आप पता करेंगे क्योंकि पूछ लेता है कौन सा तत्पुरुष आता है इसमें, क्योंकि द्वितीय तृतीय इनमें से भी पूछ लेता है कौन सा तत्पुरुष किस समास में है। तो सीधे हम देखते हैं, पहले क्या है, कर्म है। तो जैसे हमने एक उदाहरण यहाँ पे लिखा, जैसे हमने लिखा सुख प्राप्त, पहला उदाहरण हमने लिखा सुख प्राप्त। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सुख को प्राप्त, सुख को प्राप्त। तो कौन सा कारक चिन्ह इसमें आया, को आया, यानी कि कर्म हुआ। ओके, तो जब हम जिस भी शब्द समास का हम जब विग्रह करेंगे, यानी शब्दों का जिस भी उदाहरण का विग्रह करेंगे और जिसमें कारक चिन्ह में को आएगा वो क्या होगा, कर्म कारक होगा। तो हम आपको ऐसे ही बोल के बताएंगे, बाकी का हम उदाहरण लिख देते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण में आपको क्या हो जाएगा, सुख प्राप्त। बाकी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। तो क्या हो गया, सुख प्राप्त एक ही में है ये, पहला उदाहरण आपका ये हो गया, यानी कि सुख को प्राप्त। दूसरे उदाहरण की हम बात करें तो ये हो जाएगा गगनचुंबी, लिख सकते हैं गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। तो ये आपका उदाहरण में हो जाएगा। और बहुत सारे उदाहरण हैं, हम आपको 3 ही 4 उदाहरण बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। और आपका हो गया मोक्ष प्राप्त, यानी कि मोक्ष को प्राप्त। और बाकी चीज़ें हम क्वेश्चन में जान लेंगे। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए हम इसका विग्रह कर रहे हैं, सुख को प्राप्त, गगन को चूमने वाला, मोक्ष को प्राप्त। तो सब में को कारक चिन्ह आया और कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। तो ये हो गया कर्म कारक, यानी कि द्वितीय तत्पुरुष। ये चीज़ें याद रखिएगा। फिर आता है तृतीय तत्पुरुष, यानी कि इसमें क्या आना चाहिए, से आना चाहिए। तो हम इनको भी देखते हैं तृतीय तत्पुरुष में। जैसे हमने लिखा नेत्रहीन, नेत्रहीन यानी कि नेत्र से हीन, उसके पास आंखें नहीं हैं, आंखें तो हैं बस दिखाई नहीं देता है, यानी कि आंखें उसके शरीर से जुड़ी हुई हैं। तो ये चीज़ें हैं, नेत्रहीन हो गया। और हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 1 मिनट, चलिए फिर आगे देखते हैं। द्वितीय तत्पुरुष में हमने कर्ण कारक को देख रहे हैं, नेत्रहीन हमने देखा। एक हो सकता है रोगग्रस्त, यानी कि रोग से ग्रस्त, इसमें भी से आया। ओके, और एक लिखते हैं मन चाहा, यानी कि मन से चाहा, मन चाहा हो गया। और तुलसीकृत, यानी कि तुलसी के द्वारा कोई भी चीज़ें लिखी गई हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तुलसीकृत। ये चीज़ें हो गई, या बिहारी रचित, तुलसीकृत, तुलसी रचित, ये सारी चीज़ें हो गई। देखिए नेत्र से हीन, रोग से ग्रस्त, मन से चाहा, तुलसीकृत, यानी कि इसमें कारक चिन्ह कौन सा आया है, से आया है, उसका लोप हुआ है। और इसमें जो है से आपका इसलिए आया है क्योंकि चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं, अलग नहीं है। अभी यहाँ से अलग होगा आपका। ओके, तो और के द्वारा भी यहाँ आ गया, तुलसी के द्वारा कृत। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। फिर आगे देखते हैं चतुर्थी तत्पुरुष यानी संप्रदान कारक। इसमें क्या आता है, के लिए। ओके, इसका कारक चिन्ह क्या है, के लिए। तो के लिए में हम देखते हैं क्या आता है, रसोई घर। ओके, रसोई घर और मार्ग व्यय, रसोई घर। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रसोई के लिए घर। ओके, मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। ये हो गया उदाहरण आपका, रसोई घर, मार्ग व्यय। और देख लेते हैं 1-2 उदाहरण को हम, और देख लेते हैं हम देशभक्ति। ओके, यानी कि देश के लिए भक्ति। तो ये सारी चीज़ें हो गई, 3 उदाहरण इसके भी हो गए। चतुर्थी तत्पुरुष के यानी कि संप्रदान कारक आपका रसोई घर, मार्ग व्यय, देशभक्ति। रसोई के लिए घर, के आया कारक चिन्ह, मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, देशभक्ति और देश के लिए भक्ति। अगर आपसे ऐसा भी कोई शब्द पूछा जा रहा है तो आप इसका तुरंत विग्रह करेंगे, इसमें देखेंगे आपको कौन से कारक चिन्ह आ रहे हैं, बस वही कारक तत्पुरुष हो जाएगा आपका। अगर डायरेक्टली पूछता है तब तो आपको तत्पुरुष समास है ही। फिर देखते हैं आगे हम पंचमी तत्पुरुष यानी अपादान कारक, अलग होने के संबंध में हम देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। जैसे हमने देखा दीनानाथ। ओके, दीनानाथ, तो हम इसका विग्रह करेंगे दीनों के लिए नाथ। ओके, दीनों के लिए नाथ यानी कि भगवान। तो भगवान क्या है, अलग हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो दीनानाथ हो गया। और हम देखते हैं आगे कौन सा है, पंचमी तत्पुरुष है आपका। तो इसमें क्या है, हम और कह सकते हैं पदच्युत कर सकते हैं, धनहीन कर सकते हैं। पदच्युत यानी अपने पद से हट जाना, यानी बिल्कुल हट जाना। धनहीन,
जो भी धन से हीन है यानी कि उसके पास धन नहीं है, धन से वो अलग हो गया है तो धनहीन हो गया, तो ये अलग होने के संबंध में होता है। फिर आगे देखते हैं षष्ठी तत्पुरुष यानी संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह क्या है, का की के। तो इसमें हम देखते हैं क्या है, इसमें देखते हैं क्या है, संबंध में काकी के कारक चिन्ह आना चाहिए। चलिए देखते हैं, जैसे इसमें है गंगा जल, ओके, गंगा जल यानी कि गंगा का जल, गंगा का जल यानी कि गंगा जल, ओके। देखिए ये दीनानाथ यहाँ पे मत करिए, कुछ और कर लीजिए, ये सुटेबल नहीं बैठ रहा है। तो इसकी जगह हम कह सकते हैं पंचमी तत्पुरुष यानी अपादान में कोई एक हम और ले सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया कर्म विमुख, कर्म विमुख यानी कि अपने कर्म से विमुख हो जाना, अलग हो जाना, ये सही सटीक बैठ रहा है। तो कर्म विमुख पदच्युत धनहीन, और यहाँ क्या हो गया, षष्ठी तत्पुरुष में संबंध काकी के का होना चाहिए, तो गंगा जल यानी कि गंगा का जल। और हो सकते हैं उदाहरण बहुत सारे आपके, जैसे कि हम देख ले रहे हैं राजा भवन देश सेवा, ओके, राजभवन यानी कि राजा का भवन, राजभवन, देश सेवा यानी देश की सेवा, राजपुरुष यानी कि राजा का पुरुष, राजकुमार राजा का कुमार, तो ये सारी चीजें संबंध में आ जाएंगी। गंगा जल यानी गंगा का जल, राजभवन यानी राजा का भवन, देश सेवा यानी देश की सेवा, राजपुरुष यानी राजा का पुरुष, राजकुमार राजा का कुमार, तो ये सारी चीजें हो गई। फिर देखते हैं सप्तमी तत्पुरुष यानी कि अधिकरण में पेपर में क्या हम ले सकते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि ये कारक चिन्ह आना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया आप बीती, जैसे हमने यहाँ पे लिखा आप बीती, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, आप पर बीती, यानी कि आप पर बीती जो चीज़ें वो क्या हो गई, आप बीती, पर हो गया, कारक चिन्ह इसमें आया, ओके। और हम देखते हैं और भी उदाहरण 2-3 जान लेते हैं। तो आप बीती हो गया, स्वर्गवासी हो गया, लिख सकते हैं यहाँ पे स्वर्गवासी यानी कि स्वर्ग में रहने वाला या स्वर्ग में वास करने वाला, आपका में कारक चिन्ह आया। और 1-2 उदाहरण और देख लेते हैं। फिर हम देख लेते हैं नर उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम लिख लेते हैं, पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम, नर उत्तम यानी नरों में उत्तम। तो ये सारे हो गए आपके जो कारक चिन्ह थे, ओके। जो कारक चिन्ह इसके अंतर्गत जो भेद में आए हैं उनके उदाहरण होंगे, हम इनको एक बार अच्छे से जान लेते हैं। फिर देखिए सबसे पहले हमने देखा तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें क्या कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। उपभेद इसके टोटल 8 होते हैं। अभी हम द्विगु समास और कर्मधारय समास लिखेंगे। पहले हमने यहाँ 6 लिखा है जो कारक चिन्ह से आपके संबंधित हैं। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। जहाँ पे क्या आया, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध और अधिकरण। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध, काकी के, अधिकरण में पेपर। तो ये कारक चिन्ह भी आपको याद करना है, तभी अगर पूछा जा रहा है तो आपको पता चलेगा। फिर देखते हैं यहाँ सुख प्राप्त यानी सुख को प्राप्त, को आया कारक चिन्ह इसमें, गगनचुंबी गगन को चूमने वाला, मोक्ष प्राप्त मोक्ष को प्राप्त करने वाला। फिर देखते हैं नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन, रोग से ग्रस्त, मन से चाहा, तुलसी कृत यानी तुलसी के द्वारा रचित, के द्वारा यहाँ पे आ गया, ओके। फिर देखते हैं चतुर्थी तत्पुरुष यानी संप्रदान कारक, इसमें कारक चिन्ह आपका के लिए आना चाहिए। तो रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर, मार्ग वे मार्ग के लिए वे, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, ओके। फिर आगे हम देखते हैं पंचमी तत्पुरुष से ये अलग होने के संबंध में कर्म विमुख यानी कि अपने कर्म से बिल्कुल भी अलग हो जाना, पदच्युत अपने पद से हट जाना, धनहीन यानी धन से हीन होना। तो ये चीज़ें जो है जब इस तत्पुरुष में हम देखते हैं, अपादान में देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब चीज़ें एकदम अलग हो जाती हैं तो उसमें ये से कारक चिन्ह होता है और ये से जो होता है चीज़ें जुड़ी रहती हैं। जैसे पेन से लिखना, और ये क्या हो जाता है, जैसे धनहीन कहा, धन से हीन हो गया यानी कि उसके पास धन रह ही नहीं गया, ये चीज़ें हो गई। फिर देखते हैं षष्ठी तत्पुरुष यानी संबंध कारक, का की के आता है इसका, गंगा जल यानी गंगा का जल, राजभवन राजा का भवन, देश सेवा देश की सेवा, राजा का पुरुष, तो इसमें ये कारक चिन्ह आ गया। फिर देखते हैं सप्तमी तत्पुरुष यानी अधिकरण कारक, में पेपर होता है, तो आप बीती यानी कि आप पर बीती कारक चिन्ह होगा, लोप हो रहा है यहाँ पे। स्वर्गवासी यानी स्वर्ग में वासी, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, नरोत्तम यानी कि नरों में उत्तम। तो ये हो गए आपके 6 उपभेद, इनको अच्छे से देखेगा और बाकी उदाहरण आपको जो है इसके मिल जाएंगे। जब चैप्टर खत्म होगा बस सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, इसके क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे, और बाकी लगभग एग्जामों में पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं इसमें। और ऐसे ही आपके सीधे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा जल में कौन सा समास है, तो वैसे आप कह देंगे तत्पुरुष समास है। अगर और डिटेल में जाता है तो षष्ठी तत्पुरुष है,
ओके, तो ये चीज़ें हो गई। तो हमने ये देख लिया, अब हम देखते हैं आगे। चलिए एक और देख लेते हैं, एक आता है नए तत्पुरुष। ये नए तत्पुरुष आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, कई एग्जाम में पूछा जाता है सीधा सीधा क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है कि यदि हम ना के अर्थ को आ या अन में व्यक्त कर देते हैं तो वो नए तत्पुरुष हो जाता है। ओके, अगर किसी भी में भी ना शब्द है, ना को हम आ या अन में व्यक्त करते हैं तो क्या हो जाता है, तत्पुरुष, नए तत्पुरुष हो जाता है। जैसे आ या अन को हम ना में व्यक्त करें या ना को आ या अन में व्यक्त करें तो ये तत्पुरुष समास हो जाता है। इसके उदाहरण कितने हैं देखिए। असभ्य लिखा है तो इसका हो जाएगा ना सभ्य। ओके, ना सभ्य। और आगे ये क्या लिखा है, अभाव लिखा है तो ना भाव हो जाएगा इसका। अनंत यानी कि ना अंत, असंभव यानी कि ना संभव। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, नए तत्पुरुष से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। ये देखिए, फिर हम इसके बाद कर्मधारय और द्विगु समास को देखेंगे। तो इन चीज़ों को देख लीजिए। नए तत्पुरुष, इसमें क्या होता है, ना के अर्थ को आ या अन में व्यक्त कर देते हैं या आ या अन को ना के अर्थ में व्यक्त करते हैं। जैसे असभ्य को ना सभ्य लिखे, अभाव को ना भाव, अनंत को ना अंत और असंभव को ना संभव हमने लिखा। तो ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। अब उसके अलग के उपभेद हम देखते हैं कौन कौन से, कर्मधारय समास और द्विगु समास को। तो ये चीज़ों को देख लीजिएगा पूरा डिटेल में, और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे कर्मधारय समास को। आगे हम देखते हैं कर्मधारय समास। ओके, कर्मधारय समास और द्विगु समास को हम देखेंगे। 6 हमने उधर देख लिए, 7 और 8 ये हमने इधर लिए। तत्पुरुष समास का ही पार्ट है कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये याद रखिएगा। तो हम सबसे पहले कर्मधारय समास में देखते हैं कि हम पता कैसे करेंगे कर्मधारय समास है। तो जिस भी चीज़ का विग्रह करने पर हमें के समान या है जो, ये 2 शब्द मिलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि कर्मधारय समास है। अभी हम उदाहरणों से इसको समझ लेंगे। तो सीधे सीधे बात करते हैं। तो कर्मधारय समास में होता क्या है, इसमें क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है। ओके, तथा पूर्व पद का उत्तर पद में उपमेय या उपमान का या विशेषण या विशेष्य का संबंध होता है। ये चीज़ों को याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद का उत्तर पद में उपमेय, उपमान या विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम उदाहरणों से सीधे स्पष्ट करते हैं, क्योंकि परिभाषाएं आपकी नहीं पूछी जाएंगी। तो सीधे हम उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में सबसे पहले हमने क्या देखा, महाकवि। ओके, ये उदाहरण हमने यहाँ लिख दिया, महाकवि। अब देखिए हम इसको जब विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, महान है जो कवि। ओके, क्या आएगा, महान है जो कवि। तो ऐसे जब आप विग्रह करेंगे तो अगर बीच में ये 2 शब्द आ जा रहे हैं, है जो या के समान, तो आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समान। महाकवि यानी कि महान है जो कवि। तो एक उदाहरण आपको ये समझ में आया, 2-3 उदाहरणों को हम ऐसे लिखते हैं और सीधे आपको बता देते हैं। तो देखते हैं हम, नराधम हो गया, पीताम्बर हो गया। नराधम यानी कि नराधम नर है जो अधम, पीताम्बर यानी पीत है जो अंबर, पीला है जो कपड़ा। तो ये हो गया है जो। अब के समान देखते हैं हम। ओके, अब के समान, नर है जो अधम और पीत है जो अंबर। तो ये अधम है जो नर कर सकते हैं, अधम है जो नर, और पीला है जो अंबर यानी कि पीत मतलब पीला, अंबर में इस कपड़ा यानी पीला है जो कपड़ा यानी कि पीत है जो अंबर। तो इसमें है जो आ गया तीनों में इसमें। ओके, अब हम देखते हैं के समान में कैसे आएगा। जैसे चरण कमल आ गया, चरण कमल यानी चरण, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो देखिए इसमें के समान आ गया, के समान आया इसमें। तो सीधा सीधा हम ये देख सकते हैं कि अगर है जो या के समान आता है तो हमारा कर्मधारय समास होता है। जैसे हमने कहा मृगलोचन, मृगलोचन यानी कि मृग के समान आँखें, मृग के समान आँखें या लोचन। तो इसमें भी के समान आ गया। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई भी समास आपका दिया है, कोई भी शब्द दिया है समास, तो आप उसका सबसे पहले विग्रह करेंगे, बस आपको समास पता चल जाएगा। तो महाकवि हमने लिखा, महान है जो कवि, नराधम यानी कि अधम है जो नर में, और पीताम्बर पीत है जो अंबर। तो इसमें है जो आ गया इन तीनों में, और इसमें के समान आ गया, चरण के समान कमल यानी कमल के समान चरण, और मृग लोचन यानी मृग के समान लोचन यानी आंखें। तो ये चीज़ें हो गई। है जो या के समान आ जाता है, कर्मधारय समास होता है। एक बार और जानते हैं, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है कर्मधारय समास में, और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय, उपमान और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। और इसके भी जब हम कोई भी समास शब्द उदाहरण लेते हैं तो है जो या के समान आता है, वो कर्मधारय समास आपका कहलाता है।
उदाहरण आपको आगे मिल जाएंगे। तो इन सारे उदाहरणों को हमने जान लिया। फिर हम देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है, अंतिम पद। तो प्रथम पद संख्यावाची है और अंतिम पद क्या है, संज्ञा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें अगर नदी के नाम में संज्ञा आएगा तो ये नहीं होगा। अगर नदी के नाम के पहले संख्या कोई भी आती है तो द्विगु समास नहीं होगा, वो अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो याद रखिएगा। जैसे हम इसके उदाहरण में लिख सकते हैं चौराहा, यानी कि 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह या 4 राहों का समाहार। त्रिफला, पंचवटी, ओके, ये सारी 5 वटों का समूह, 3 फलों का समूह त्रिफला, 4 राहों का समूह चौराहा। तो ये सारी चीज़ें हो गई जिसमें पहला शब्द आपका संख्यावाची आ जाए, बस वही है। जैसे अठन्नी, नवग्रह, 8 आनों का समूह यानी अठन्नी हो गया आपका। नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह। तो ये सारी चीज़ें हुई जिसमें आपका पहला आ जाए क्या, संख्या आ जाए, और अंतिम पद क्या हो, इसका संज्ञा हो, तो वो हो जाता है आपका द्विगु समास। बस आपका क्या, नदी का नाम के पहले संख्या नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये चीज़ों को याद रखिएगा। तो ये चीज़ें हो गई आपकी द्विगु समास में। जैसे नवरत्न, पंचपात्र और लिख देते हैं, नवरत्न, पंचपात्र। तो ये चीज़ हो गई आपकी द्विगु समास के बारे में। तो सीधे एक बार द्विगु समास को और जानते हैं कि द्विगु समास क्या होता है। पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा होता है, और अगर किसी भी नदी के नाम के आगे संख्या है तो अव्ययी भाव समास होगा, द्विगु समास नहीं होगा, ये याद रखिएगा। फिर आगे उदाहरण में हमें देख लेते हैं। त्रिफला, 3 फलों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, पंचवटी, 5 वटों का समूह हो गया, पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह हो गया, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तो इसमें पहला पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा आ गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई द्विगु समास और कर्मधारय समास। ये किसके पार्ट हैं, तत्पुरुष समास के ही पार्ट हैं, ये याद रखिएगा। तो हमने आज पूरा तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास को खत्म कर लिया, और कल के वीडियो में हम द्वंद्व समास और कोशिश करेंगे कि बहुब्रीहि समास भी खत्म कर लें, और 3 वीडियो में आपके समास खत्म हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा। इसको देख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, और उदाहरण भी आपको डाल दिए जाएंगे। बस समास का चैप्टर खत्म होने के बाद सारे क्वेश्चन आपके टेलीग्राम पर पड़ जाएंगे। टेलीग्राम ID हमारी है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे लिखते रहें टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, बस चैप्टर ख़त्म होने के बाद मिलेंगे। ओके, और सारी वीडियो की लिंक आपको उस पर मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें हो गई, हमने तत्पुरुष समास को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी, और इसी के साथ क्लास ख़त्म करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।